नमस्कार विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज आपके साथ गांधी जी के जो विभिन्न सत्याग्रह हैं, जो नए तकनीक का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, उसके बारे में चर्चा करूंगी। गांधी जी भारत के प्रथम राजनेता थे जिन्होंने भारत की जन समुदाय को सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित किया। उनकी तकनीक थी जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को निर्भीक बना दिया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता को इतना डरा धमका रखा था कि लोग खुलेआम बोल भी नहीं सकते थे। आतंक और दमन से भयभीत भारतीय जनता को गांधी जी ने ललकारा और उनमें निर्भीकता का संदेश संचारित किया। गांधी जी ने कर दिखाया कि अहिंसा में विश्वास न रखने वाले भी अहिंसा के समर्थक बन गए। असहयोग का विचार विदेशी दासता के बंधन से मुक्त होने का प्रभावपूर्ण प्रयोग था और ग्रामीण जनता ने इस प्रयोग में गांधी जी का पूरा सहयोग दिया। गांधी जी द्वारा अनेक सत्याग्रह किए गए, लेकिन उनके जो प्रारंभिक सत्याग्रह है, जो उनका प्रारंभिक आंदोलन है, वो है चंपारण आंदोलन। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया और उसमें उन्हें सफलता भी मिली। किसानों की सबसे बड़ी शिकायत 3 कंथिया के समझौते के आधार पर थी। इसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के तीसरे हिस्से में से नील की खेती करना अनिवार्य होता था, चाहे उन्हें उससे लाभ हो या हानि। कभी कभी तो उन्हें अपनी जमीन के 5वें हिस्से में भी नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती करने से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती, परंतु ना कहने पर अंग्रेज साहब उन पर अमानवीय अत्याचार करते। 1916 में लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के एक कार्यकर्ता किशोर बाबू गांधी जी से मिले और उन्हें किसानों की दुर्दशा से उन्हें अवगत कराया और उन्हें चंपारण आमंत्रित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह के मूल सिद्धांत के आधार पर चंपारण जाकर दोनों पक्षों को सही स्थिति जानने का निश्चय किया। जब वे अंग्रेजों की कुल संख्या की जांच पड़ताल करने सरकारी विभाग में गए तो पहले सचिव ने और बाद में आयुक्त ने उन्हें तिरहत छोड़कर चले जाने का परामर्श दिया। इस पर भी गांधी जी ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। तब उन्हें सरकार ने तत्काल चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी ने आयुक्त को सूचित कर दिया कि वे इस आदेश का उल्लंघन करेंगे। इस पर उन्हें अदालत में तलब किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। भारत के इतिहास में पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय हुई थी, क्योंकि निर्णय देने के स्थान पर मुकदमा वापस ले लिया गया था। बाद में बिहार के गवर्नर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और कुछ समय बाद 3 कंथियां समाप्त कर दिया गया। चंपारण आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें कोई व्यापक आंदोलन नहीं छेड़ा गया। यह एक व्यक्ति का व्यक्तिगत सत्याग्रह था। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल चौपट हो जाने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परंतु सरकार लगान वसूली करने पर अड़ी हुई थी। गुजरात सभा के अध्यक्ष होने के नाते गांधी जी ने सरकार को लगान वसूली निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र और तार भेजे, परंतु इनका कोई प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ा। तब गांधी जी ने पट्टीदारों को यह परामर्श दिया कि उन्हें सत्याग्रह आंदोलन छेड़ देना चाहिए। गांधी जी स्वयं गांव-गांव दौरा करते रहे और पट्टीदार किसानों को सत्याग्रह सिद्धांत समझाते रहे। सत्याग्रह के आरंभ में तो किसानों ने खूब साहस का परिचय दिया, किंतु जैसे ही सरकार ने दमन चक्र चलाया तो लोगों का साहस टूटने लगा। इस कठिन क्षण में गांधी जी को लोगों के डर को दूर करने का एक उपाय सूझा। इस अवसर पर सरकार ने गलती से प्याज के एक खेत को हड़प लिया था। गांधी जी ने लोगों को सलाह दी कि वे उस हड़पे हुए खेत से प्याज निकाल लें। इसके फलस्वरूप अनेक लोग गिरफ्तार कर लिए गए, जिससे लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। एक बार जेल जाने से लोगों में जेल जाने का भय भी दूर हो गया। गांधी जी का ध्येय पूरा हो गया। वे लोगों को यही सिखाना चाहते थे कि दंड भुगतना सत्याग्रह का एक स्वाभाविक और आवश्यक परिणाम है। इस सत्याग्रह का फल किसी शासकीय घोषणा से प्राप्त नहीं हो सका। सरकार ने किसानों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी, किंतु लगान वसूली के लिए सख्ती भी नहीं की गई। इस प्रकार सैद्धांतिक धरातल पर सत्याग्रह सफल रहा, किंतु इसे पूर्णतः सफल भी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि गांधी जी को परिणाम से संतोष नहीं हुआ, परंतु खेड़ा के किसान जरूर प्रसन्न थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें जो कुछ प्राप्त हुआ था
वे उनके प्रयासों का एक अच्छा प्रतिफल था और साथ में उन्होंने एक माध्यम सीख लिया था जिसके द्वारा वे अपनी शिकायतों दूर करने के लिए हमेशा पहल कर सकते थे। इस सत्याग्रह आंदोलन द्वारा उनमें राजनीतिक प्रशिक्षण का सूत्रपात भी हो चुका था, जो भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। जनवरी मार्च 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के श्रमिकों की मांग को लेकर उपवास किया। उपवास के पूर्व उन्होंने श्रमिकों की मांग की जांच पड़ताल कर ली थी और मिल मालिकों को समझाने का प्रयास भी किया था। जब इसमें सफलता न मिली तो वे उपवास पर बैठ गए। उनका ये प्रस्ताव था कि मिल मजदूर समझौता होने तक अपनी हड़ताल जारी न रखें। गांधी जी के 3 दिन के उपवास में ही समझौता हो गया। इस प्रकार गांधी जी ने अपने इन सत्याग्रहों के द्वारा आम जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दे दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अपनी आर्थिक कठिनाइयों के पश्चात भी अंग्रेजों की पूर्ण सहायता की थी और अंग्रेजों ने भी युद्ध में विजय के बाद भारतीयों को स्वशासन देने का वचन दिया था। अगस्त 1917 की घोषणा में भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने कहा था, ब्रिटिश सरकार की नीति है भारतीयों को धीरे धीरे प्रशासन के प्रत्येक विभाग में उत्तरोत्तर अधिक संख्या में शामिल करना, स्वशासन संबंधी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना, ताकि भारत में ब्रिटिश सरकार के अंग के रूप में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। किंतु युद्ध के बाद भारतीयों की आशाओं पर तुषारपात हो गया। युद्ध के बाद भारतीय जनता में असंतोष बढ़ता गया, जिसके कई कारण थे। जनता में बलपूर्वक युद्ध में भर्ती किए जाने की स्मृतियां कटुता उत्पन्न कर रही थी। युद्ध के पश्चात छटनी नीति से जनता में और ज़्यादा असंतोष फैल गया। उस समय संपूर्ण भारत आर्थिक संकट और राजनीतिक निराशा में डूबा हुआ था। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना और क्रांतिकारी गतिविधियां जोर पकड़ने लगी। गवर्नर जनरल ने यह सोचकर कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम, जिसके द्वारा भारत सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त थी, युद्ध के समाप्त होते ही प्रभावकारी नहीं रहेगा, अत्यंत शीघ्रता से 2 संकटकालीन फौजदारी कानूनों का निर्माण किया, जो रॉलेट अधिनियमों के नाम से प्रसिद्ध है। मिस्टर रॉलेट ब्रिटिश उच्च न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे और उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने भारत के क्रांतिकारी कार्यों का अध्ययन करने हेतु 10 दिसंबर 1917 को एक समिति का गठन किया था। 19 जुलाई 1918 को रॉलेट समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ और इसमें युद्ध के अंत हो जाने के पश्चात भी रक्षा कानूनों की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। इस प्रतिवेदन के आधार पर ही रॉलेट अधिनियम बनाए गए। इन विधेयकों द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जिस व्यक्ति पर राजद्रोही होने का संदेह हो, उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाए। जिस व्यक्ति से शांति भंग होने की संभावना हो, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा किसी भी प्रकार की सामग्री के प्रकाशन को जिससे जनता में रोष की भावना फैले, अपराध माना जाए। वस्तुतः इन विधेयकों का उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता का हनन करना था। गांधी जी ने इन विधेयकों को अन्यायपूर्ण, घातक और विध्वंसकारी करार दिया। उन्होंने अपनी तकनीक के अनुसार सर्वप्रथम सरकार से इन विधेयकों को वापस लेने का आग्रह किया और साथ में चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने ये आग्रह नहीं माना तो उनके खिलाफ उन्हें सत्याग्रह करना पड़ेगा। उनकी चेतावनी का कोई परिणाम नहीं निकला। 28 फरवरी 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया। इन प्रतिज्ञा पत्र पर उन लोगों को हस्ताक्षर करने थे और उसे व्यवहार में लाना था। इसका अभिप्राय ये था कि ये कानून न्याय विरुद्ध हैं, स्वतंत्रता के सिद्धांत को कुचलने वाले हैं और व्यक्तियों के साधारणतम अधिकारों के लिए घातक हैं। उन्होंने जनता को सत्याग्रह पाठ पढ़ाने हेतु देश के अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया। इसके बाद गांधी जी ने पहले सत्याग्रह के लिए 30 मार्च 1919 की तारीख निश्चित की, परंतु बाद में इसे 6 अप्रैल कर दिया गया। दिल्ली एवं कुछ नगरों में 30 मार्च को इस सत्याग्रह दिवस मनाया गया। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में जा रहे जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। 5 व्यक्ति तत्काल मर गए और कई घायल हुए। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 का दिन उपवास और प्रार्थना के रूप में मनाना चाहते थे। उन्होंने उस दिन के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए। 24 घंटे का उपवास रखा जाए। यह नागरिक अवज्ञा के लिए सत्याग्रह को प्रस्तुत करने के लिए एक आवश्यक अनुशासन है, ऐसा गांधी जी की सोच थी। इस दिन सभी प्रकार के कार्य स्थगित रखे जाएं, जनसभाएं आयोजित की जाएं, जिससे रॉलेट विधेयकों की वापसी संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाए। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल रखने का भी निश्चय किया गया। जनता ने जुलूस निकालकर सरकार की निंदा की।
कि प्रथम अवसर था जिसमें अमीर गरीब, उच्च निम्न, हिंदू मुसलमान सभी एक साथ थे। ये राजनीति में जनता की आत्मिक शक्ति की प्रथम परीक्षा थी। पुलिस और अधिकारियों ने जब जनता पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो जनता अपमान और क्रोध की अग्नि से जल उठी और पंजाब में जनता और पुलिस में भयंकर मुठभेड़ हो गई। अमृतसर में सत्याग्रह के समर्थन में अनेक सभाएं हुई। 9 अप्रैल को गांधी जी पंजाब के आग्रह पर वहां जा रहे थे, किंतु उन्हें बीच में ही बंदी बना लिया गया। 12 अप्रैल को पंजाब के शहर में, अमृतसर शहर में धारा 188 लगा दी गई और जुलूस निकालने और सार्वजनिक सभा प्रारंभ करने पर रोक लगा दी गई और इसकी सूचना जनता को नहीं दी गई। अमृतसर कांग्रेस पार्टी ने 13 अप्रैल को सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन करने की घोषणा की। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कई नागरिकों को इसका ज्ञान नहीं था और उन्हें इसकी चिंता भी नहीं थी। इस बाग में लगभग 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए जो वहां पर बैठकर भाषण सुन रहे थे। डायर स्वयं 150 सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाहर निकलने वाले द्वार को रोककर खड़ा हो गया। लोगों को वहां से जाने का मौका दिए बिना सैनिकों को उपस्थित भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए गए। गोलियों की वर्षा तब तक होती रही जब तक वे समाप्त नहीं हो गई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या 379 थी, जबकि कांग्रेस के आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 500 से 1000 और घायलों की संख्या 1500 के आसपास थी। संपूर्ण देश में इस हत्याकांड से सनसनी फैल गई और प्रशासन की कटु निंदा की गई। अमृतसर में 2 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा और मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया। लोगों को यंत्रणाएं दी गई। अपराधों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए संक्षिप्त सुनवाई करके निर्णय देने वाले न्यायालयों की स्थापना की गई। राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलता रहा। कुछ नगरों में हिंसात्मक घटनाएं हुई, इसलिए गांधी जी ने इस नागरिक अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देना उचित समझा। इस प्रकार जलियांवाला बाग एक नृशंस हत्याकांड के रूप में भारतीय इतिहास में चर्चित हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, सत्याग्रह दिवस अखिल भारतीय हड़ताल और सभी प्रकार के काम धंधों का संपूर्ण स्थगन, दिल्ली और अमृतसर में पुलिस और सेना द्वारा गोली चलाना और बहुतों की हत्याएं, अमृतसर और अहमदाबाद में हिंसक भीड़, जलियांवाला बाग की नृशंस हत्या और दीर्घकालीन भय तथा पंजाब में मार्शल लॉ का भयानक अपमान था। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने अलग अलग आंदोलन करके लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया और उन्हें अंग्रेजों द्वारा की जा रही यातनाओं के प्रति सचेत किया। धन्यवाद।